हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसजीडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैथ के प्रैक्टिस सेट में आप लोग के सामने लेकर हाजिर हूँ, जिसका आपका और आज का चौथा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। ठीक है, सीटेट एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इससे पहले मैं आप लोग को 3 प्रैक्टिस सेट इसके करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हो, करना चाहते हो, ठीक है, और मैथ की एक कंप्लीट अच्छी तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले एसजीडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप लोग को अगर टॉपिक वाइज सारा कुछ मैथ करना है तो मैंने आपको स्पेशल फॉर सीटेट एग्जाम की दृष्टि से अर्थमेटिक का और ज्योमेट्री का सारा पोर्शन, ठीक है, और अर्थमेटिक का टॉपिक वाइज सारा पोर्शन जितना भी कवर अप होता है इसमें सीटेट एग्जाम में, वो सारा मैंने आपको कवर अप करा के उसकी प्लेलिस्ट बनाकर मैंने आप लोग को चैनल पर अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोग कवर कर सकते हैं। आप लोग को वहाँ इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग मैथ की पैडागोजी करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो मैथ की पैडागोजी सीटेट के लिए मैं आप लोग को करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग को जल्द से जल्द लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के हमारे मैथ के अगले प्रैक्टिस सेट। ठीक है, सीटेट एग्जाम की दृष्टि से जो हमारा होने वाला है, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें उठाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मेरा हमेशा से उसूल रहता है दोस्तों, ये एक आदत है कि स्टार्टिंग हमेशा मतलब सिंपल क्वेश्चन से ही करते हैं और सिंपल क्वेश्चन भी हमेशा आए हुए से। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग की हुई है लेक्चर की, और फिर हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 0.001 1.01 प्लस 0.11 का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 0.001, ठीक है, इस तरीके से दिया है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और सारा कुछ इधर का इधर और उधर का उधर लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ है, जीरो से पॉइंट से पहले 0 है और पॉइंट के बाद में 1 है। ठीक है, ये 3 स्थान तक है, ये 2 स्थान तक है, तो इसमें 1 0 बढ़ा लो, इसको भी 2-3 स्थान तक कर लो। इसको जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और दशमलव यहाँ पर है और ये 1 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर 1.121 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, किसी देश की 1999 में जनसंख्या 30.3 मिलियन थी। ठीक है, ये संख्या जो होगी किसके समान होगी, 30.30 मिलियन जो होगी वो मतलब सिंपल में किसके संख्या के समान होगी, इकाई दही सैकड़े के हिसाब से। ठीक है, आप लोग अगर ध्यान से देखते हो दोस्तों, तो इस चौथे सेट के बाद में आप लोग को एक मतलब हम लोग वो करने वाले हैं, एक निरीक्षण करने वाले हैं कि हम लोग 4 सेट जो हम लोगों ने किए हैं अभी, उन सेटों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस बेस पर पूछे गए हैं। ठीक है, तभी हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1 मिलियन कितना होता है। ठीक है, मोस्टली लोग जानते होंगे 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। आजकल दोस्तों सोशल मीडिया का टाइम है दोस्तों, सब लोग जानते होंगे 1 मिलियन मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब जनसंख्या 30.30 मिलियन थी, कौन सी संख्या इसके बराबर हुई, संख्या में पूछ रहा है तो 10 लाख। ठीक है, 10 लाख को 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है और बात कितनी हो रही है, 30.3 मिलियन की। ठीक है, 30.3 मिलियन के, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर, 30.3 मिलियन किसके बराबर होगा, 10 लाख से गुणा कर देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 30.3 मिलियन, 30.3 मिलियन की जब इससे गुणा करेंगे तो हमारा कितना, उतने ही जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो आगे लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, लेकिन 1 से पहले दशमलव है तो 1 से पहले हम लोग यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारी संख्या होगी। संख्या क्या होगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, या तो आप लोग को इस हिसाब से ऑप्शन दे देगा 3 करोड़ 3 लाख। ठीक है, 3 करोड़ 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ 3 लाख, या तो आप लोग को इस हिसाब से दे देगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कंडीशंस दे रखी है, a³ बराबर 1 + 7, 3³ बराबर 1 + 7 + b और 4³ बराबर 1 + 7 + c। ठीक है, लास्ट साइड में भी हम लोग को इस तरीके का क्वेश्चन मिला था। ठीक है, लेकिन क्या करें दोस्तों, सारे क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में ही आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर मतलब सीटेट के ही एग्जाम से क्वेश्चन उठाए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो बार बार आ रहे हैं, बार बार हम लोग करते रहेंगे, आगे भी आएगा तो हम लोग आगे भी करेंगे और
क्वेश्चन जब हमारा एग्जाम में आएगा तो फिर हम लोग सीधे से उसका धुआं उड़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया है ए क्यूब बराबर 1+8, तो ए क्यूब बराबर 1+8, 1+8 7 इक्वल टू कितना हो गया 8। ठीक है, 1+7 इक्वल टू हो गया 8, 8 हो गया 2 की पावर 3, पावर से पावर कट जाएगा, ए की वैल्यू निकल आ गई हमारी यहाँ पर 2। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और क्यूब से क्यूब कट गया। ठीक है, एक कंडीशन ही हुई। यहाँ से हुआ 3 का क्यूब बराबर 1+7+b, 1+7+b, ये हो गया 3 3 9 3 27 और -7 1 8, इधर आएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे बराबर b का मान यहाँ से निकाल देगा हम लोग, यहाँ से आएगा 19 8 27, 9 8 17 होता है। ठीक है, तो 19 8 27 b का मान निकल आया। यहाँ से निकालेंगे 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 8 प्लस का c। ठीक है, 64 में से जब हम लोग 8 घटाने वाले हैं तो c निकल कर आ जाएगा, c का मान निकल आएगा 56, 8 6 14। ठीक है, सी का मान निकल कर आ गया यहाँ से 56, तीनों को जोड़ देंगे a प्लस बी प्लस सी का मान निकल आएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान 56 प्लस 19 प्लस का 2। ठीक है, 9 2 11 6 17। ठीक है, 9 2 11 6 17 के साथ कैरी 1 5 1 6 1 7 77। ठीक है, तो इसका आंसर आने वाला है 77। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद मैं इसको किसी सेकंड या थर्ड सेट में करा चुका हूँ, एट पूछ लिया गया। कोई बात नहीं दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया दोस्तों 28 एक संपूर्ण संख्या क्योंकि 28 के सभी गुणनखंडों, मतलब 28 को छोड़कर, 28 के सभी गुणनखंडों और क्वेश्चन में दे दिया 28 को छोड़कर का योग 28 ही है। जैसे कि कैसे दिया, 28 के जो सभी गुणनखंड है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 14 से कट रहा है, इनको जोड़कर देखेंगे 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 1 28, 28 के सभी गुणनखंडों केवल 28 को छोड़कर उनका योग 28 ही है। तो निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है पहले, फिर क्वेश्चन को समझना है, फिर करना है। 28 एक संपूर्ण संख्या है, क्यों संपूर्ण संख्या, 28 के सभी गुणनखंडों, मतलब 28 के सभी गुणनखंडों, गुणनखंड 28 भी ये गुणनखंड है, लेकिन 28 को छोड़कर उन्होंने शर्त दे रखी है, 28 को छोड़कर सभी गुणनखंडों का योग उसका 28 ही है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी संख्या एक संपूर्ण संख्या होगी, पूछ रहा है 9 6 13 10, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको उस संख्या को छोड़कर उसके सभी गुणनखंडों का योग स्वयं में वह संख्या ही होगी। ठीक है, तो हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं, 3 की करेंगे। 3 को हम लोग कैसे काट सकते हैं, 3 3 9। ठीक है, एक 3 को काट सकते हैं हम लोग, 1 नेम 9। ठीक है, 3 के गुणनखंड दोस्तों, 3 सीधे से इसके गुणनखंड लिखते हैं 9 के। ठीक है दोस्तों, 9 के गुणनखंड सीधे से लिखते हैं। 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 9 से कटेगा, तो 9 की बात वहां पर हो नहीं रही है। ठीक है, और 6 के गुणनखंड हम लोग देखेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, और 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 की बात हो नहीं रही। ठीक है, स्वयं संख्या की बात नहीं हो रही। 13 तो अभाज्य संख्या है, तो 1 से कटेगा और केवल 13 से कटेगा, तो 13 की बात वहां पर हो नहीं रही है, केवल 13 से कटेगा। ठीक है, 10 ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके गुणनखंडों को जोड़कर इनका योग उसके बराबर है। 3 और 1 कितने होंगे, 4 होंगे, जो कि बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, 3 2 5 1 6 है, इनका योग हो गया 6, जो कि 6 के बराबर है, इसका ऑप्शन हमारा यही सही होने वाला। आगे देख लेते हैं, आगे तो 1 ही है, तो ये तो हमारा गलत होने वाला है। 5 2 7 1 8। ठीक है, इसका योग हो गया हमारा 8, ये भी हमारा गलत है। ठीक है, तो 6 एक ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड स्वयं 6 को छोड़कर जब भी उनका योग करेंगे तो उनका योग जो गुणनखंडों का वो उसी संख्या के बराबर होगा। ठीक है, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दिया दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो है 24 है। ठीक है, इनका न्यूनतम संभव मान ज्ञात करो। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्याओं से आप लोग को कंफ्यूजन में ही नहीं होता। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती हैं संख्या हमारी, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन उसका कोई इसमें रोल नहीं है। क्वेश्चन को केवल आप लोग को चौंकाने के लिए, थोड़ा सा फंसाने के लिए ऐसा कुछ उसने लिख दिया है। ऐसा भी लिख देता, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, इनका न्यूनतम संभव मान ज्ञात करो। ठीक है, इस तरीके से भी हो जाता। पूर्ण संख्या मतलब 0 से, इसका मतलब ये है दोस्तों कि उस संख्या में जो गुणा होगी उस संख्या में कहीं ना कहीं 0 भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए लिखा है कि पूर्ण संख्या। दो संख्याएं जो होंगी, हो सकता है दो संख्याएं ऐसी हों कि उसमें कोई 10 हो और कोई 2 हो, तो 10 दूनी 20, इस तरीके से भी हो सकता है। तो पूर्ण संख्या 0 लगा के तो ये पूर्ण बनती है, इस तरीके से भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्ण संख्याओं के बारे में दे दिया है। अब हम लोग देखेंगे क्या दिया है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है। गुणनफल 24 किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, 24 एक हम लोग निकाल सकते हैं, गुणनफल कितना दिया है 24। एक तो हम इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या क्या आने वाले हैं, इसके फैक्टर आने वाले हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 7 21, 3 8 24, 4 6 24, 6 3 18, 6 चौक 24,
8 3 24, 12 दूनी 24, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है। अब मतलब ऐसे कोई इसमें से फैक्टर निकाल लें जिसमें से उसका गुणनफल करें तो हमारा 24 आए, ठीक है। गुणनफल करें हम तो वहाँ से 24 आए, तो गुणनफल करने से हमारा 24 कहाँ से आएगा दोस्तों? एक तो हमारा 12 दूनी 24 आ जाएगा, ठीक है। एक तो हमारा आएगा 12 दूनी 24, ठीक है। गुणनफल वही तो कह रहा है 12 दूनी 24, दो गुणन संख्याओं का गुणनफल 24 हो। एक तो आ जाएगा हमारा 8 3 24, ठीक है। एक आ जाएगा हमारा 8 3 24, और हमें फैक्टर से और किसी फैक्टर से कोई मतलब नहीं, जिन दो का गुणनफल 24 आए हमें केवल उनसे मतलब है। एक आ जाएगा 6 चौक 4 छंग 24, ठीक है। एक आ जाएगा 4 छंग 24, ठीक है। 4 छंग 24, ये आ गया 4 छंग 24। और कोई फैक्टर ऐसे बचे जिनका हो सकता है? 2 से करेंगे 12 की हो गई, 1 से करेंगे 24 का कोई मतलब नहीं, 2 से करेंगे 6 की, 6 दूनी 12 होगा, 4 दूनी, और कोई नंबर नहीं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इनका न्यूनतम संभव मान कितना हो सकता है। न्यूनतम संभव मान हो सकता है 12 और 2, 12 दूनी 24, और जोड़ने पर इनका मान कितना हो जाएगा? 12 2 14, ठीक है। इसमें 8 3 24 होगा, और जोड़ने पर इनका मान हो जाएगा 8 3 11, ठीक है। 4 छंग 24 हो गए, जोड़ने पर इनका मान हो जाएगा 6 4 10। इनने पूछा है कि न्यूनतम संभव मान ज्ञात करो, क्या हो सकता है? तो न्यूनतम संभव मान हमारा 10 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन में आप लोग को दे रखा होगा 10 11 12 13 14, ठीक है। तो आप लोग को उस तरीके से निकाल लेना। तो न्यूनतम संभव मान हमारा इसका 10 होगा, ठीक है। बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500, ठीक है, प्लस का 16, और डिवाइड में दे रखा है 3 की पावर 500 प्लस 2 को हल करो, ठीक है। इसको हल करवा रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है। इसको हल करने के लिए हम लोग वही, अगर ऑप्शन दे देता तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग किसी ना किसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है तो हम लोग इसको अपने तरीके से कहीं ना कहीं सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि डिवाइड में हम लोग को 3 की पावर 500 प्लस 2 दे रखा है। अगर जब तक हम 3 की पावर 500 प्लस 2 को नहीं हटाएंगे तो क्वेश्चन हम लोगों से इजीली सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हुए हम लोग क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, हम लोग कर लें 3 की पावर अगर 500 कर लें और गुणा 3 की पावर 2 कर लें, ठीक है। और यहाँ आ गया हमारा 3 की पावर 500, ठीक है। आप लोग को अभी समझाने वाला हूँ। यहाँ आ गया हमारा 3 की पावर 500, ये तो हमारा है ही, और हमारा एक 16 पहले से है। डिवाइड में हम लोग का क्या दे रखा है? 3 की पावर 500 प्लस का 2, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा कि मैंने किया 3 की पावर 500 गुणा 3 की पावर 2, ठीक है। जब आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता a की पावर m गुणा a की पावर m, तो हम लोग क्या करते थे? log a की पावर m गुणा a की पावर m, log लगाते हो चाहे वैसे ही कर लो, तो गुणा में घातें एक आधार होता था, तो एक आधार और m प्लस n, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाया करती थी, तो यहीं पर अगर इसकी जगह पर होती 500 प्लस 3 होती और एक ही जगह पर हमारा होता 3, तो ये क्या हो जाता? 3 की पावर 503 हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा था, 3 की पावर 502 था हमारा, तो हमारा यहीं पर घातें हमारी 500 प्लस 2 हो गई, और यहाँ पर 3 की पावर 3 था, चलो 2 ही ले लेते हैं, 500 प्लस 2 होता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता 3 की पावर 502, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसलिए इसको अलग अलग तोड़ लिया। इसको अलग अलग तोड़ने से क्या बेनिफिट हुआ हमारा? 3 की पावर अगर हम यहाँ से 500 को हम लोग कॉमन ले लें, ठीक है, इस वाले ऑप्शन में से, इतने से यहाँ से लेके इतने वाले ऑप्शन में से 3 की पावर 500 को अगर हम कॉमन ले लें, आराम से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 की पावर 2, ठीक है। 3 की पावर 2 बचा, और ये ब्रैकेट के बाहर तो हमारा है 16 बचा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर है वो हमारा 16 जो बचा, और नीचे बचा हमारा वही 3 की पावर 500 प्लस का 2, ठीक है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन को बहुत ईजी बनाते हुए चल रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोगों ने उसका मतलब पावर को तोड़ा है, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं 3 की पावर 500, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 3 की पावर है ना 2, 3 3 9, ठीक है। 3 की पावर 2, 3 3 9, 9 हो जाएगा। 9 में से जब हम लोग 2 8 16, 3 3 9, 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर हम लोग का क्या होने वाला है? 3 की पावर 500 तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 3 की पावर 500 तो हमने कॉमन ले लिया, लेकिन ये रहा तो इसके कहीं ना कहीं गुणा में ही, ठीक है। गुणा 3 3 9, 3 की पावर 2 है तो ये हो गया 3 3 9, ठीक है। 3 की पावर 2 बचा था, 3 की पावर 500, 3 की पावर 2, ठीक है। 3 की पावर 500 और 3 की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 3 की पावर 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग का क्या बचा था? एक चीज़ और बची है दोस्तों, कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा, मैं वही सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, ठीक है। इसको हटा दो, क्योंकि हम जब उसमें से उसका जब हम लोग बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो कहीं ना कहीं 3 की पावर 500 ले लेंगे, वहाँ से 1 बचेगा दोस्तों, ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या करा था? 3 की पावर 500 हम लोग यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। 3 की पावर 500 कॉमन ले,
अंदर हमारा कितना बचा, 3 की पावर 2 बचा, और यहाँ पर भी तो दोस्तों 1 बचा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं दिक्कत हम लोग को दे रहा था, इसी की वजह से क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो रहा था। नीचे बचा हमारा वो है 3 की पावर 500 प्लस 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 500, ठीक है, वो तो है ही, अंदर ब्रैकेट में 3 3 9 में से एक जाएगा, कितना बचेगा हमारा 8 बचेगा, और आगे है हमारा 16, ठीक है। नीचे बचा 3 की पावर 500 प्लस का 2, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है। 3 3 9, 9 में से एक गया, 8 बचा सीधे से, और दोनों के गुणा में है, गुणा में कर लिए। अब इसमें से हम लोग देखें कि अगर हम इसमें से 8 कॉमन ले लें, ठीक है, इसमें से अगर हम 8 कॉमन ले लें, इस दोनों, एक हमारा और एक हमारा पद ये है, एक पद ये है, ये तो दोनों गुणा में है, ये प्लस का है, ठीक है, तो एक पद ये अलग हो गया। 8 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 8 कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा 3 की पावर 500, ठीक है, प्लस का यहाँ बचा हमारा 2, ठीक है, जो कि हमारा हर में है 3 की पावर 500 प्लस का 2, ठीक है। तो हमारे अंश और हर दोनों बराबर हो गए दोस्तों, तो अंश और हर कट जाएगा हमारा आराम से, हमारा क्या बचने वाला है 8, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब थिंकिंग पर आधारित है, ठीक है। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया है, यदि 8, ये कोई हमें संख्या दे दी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,08,80, इसका मतलब दे रखा है दोस्तों 8 गुणा 10 की पावर x प्लस 8 गुणा 10 की पावर y प्लस 8 गुणा 10 की पावर z, जो x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात करो, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। तीनों 8 को यूज में लिया गया है, पहले 8 को पहली बार यूज में लिया गया, दूसरे 8 को दूसरी बार यूज में लिया गया, तीसरे 8 को तीसरी बार यूज में लिया गया, ठीक है, और तो सबको जोड़कर अलग अलग कर दिया। तो हम पैटर्न पर आधारित अगर क्वेश्चन को देखेंगे, हम लोग ध्यान से देखें, अगर इस 8 को लिया गया होगा तो 8 गुणा, ठीक है, अगर इस वाले 8 को लिया गया होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, तो हम लोग सीधे से क्या करा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस बारे 8 को लिया गया होगा, दूसरे 8 को लिया गया होगा कहीं ना कहीं 800 होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीसरे 8 को लिया गया होगा कहीं ना कहीं 80 होगा, ठीक है। तभी तो इन सबको जोड़कर इसके बराबर किया गया होगा। एक पैटर्न वही तो मतलब डिसाइड करता है, प्रदर्शित करता है, ये 80 होगा, ये 800 होगा, ये 8 लाख होगा, ठीक है। सभी को जोड़कर 8,08,80 जब किया गया होगा, ठीक है। पैटर्न कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन अब देखें, इस वाली कंडीशन को इन्होंने लिखा है, इस वाली कंडीशन जो 8 लाख वाली कंडीशन है, इसको लिखा है 8 गुणा 10 की पावर x। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 10 की पावर 1 2 3 4 5, ठीक है, 8 गुणा 10 की पावर 5 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 8 गुणा 10 की पावर 5 लिख लेंगे। इस वाली कंडीशन को देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा 10 की पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है। इस वाली कंडीशन को देखेंगे तो 8 गुणा 10 की पावर 1 लिख लेंगे, ठीक है। और जब कंडीशन हम लोग जैसे भी चेंज करें, लेकिन जब उसको हम लोग दोबारा से हल करना हो तो हमारा वही आना चाहिए। जैसे 8 गुणा 10 की पावर 5 है, 8 गुणा 10 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 10 की 5 बार गुणा करके लिख सकते हैं, तो हमारा वही आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो है और 8 लाख हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको इससे हम लोग मैच करने वाले हैं 8 गुणा 10 की पावर x, ठीक है, 8 गुणा 10 की पावर y, और यहाँ पर दिया 8 गुणा 10 की पावर z, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगर इसका कंपैरिजन करें तो x बराबर 5, y बराबर 2 और z बराबर 1 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। तो हमारा हो गया 5 प्लस का 2 प्लस का 1, कितना हो गया, 8 हो गया। यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पैटर्न में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बहुत शार्प दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत थिंकिंग आप लोग को करनी पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दिया x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। गुणनखंड पूछ रहा है, तो आप लोग देखें तो हम लोग या तो करते थे एक एकम एक के ऐसे खंड जिनका योग एक ही हो, तो एक एकम एक, ठीक है। वहां से हम लोग का बन नहीं रहा है, क्योंकि हमारा वो होता था सीक्वेंस जो होता था, हम लोग करते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते थे, मतलब द्विघात समीकरण में उसको तोड़ते थे। यहाँ से अगर द्विघात समीकरण इसको एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1/x स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम लोग क्या करें, क्या कंडीशन लगाएं, अगर x की पावर 4 है, इसको x की पावर 2 x की पावर 2 कर लें, जब भी बात नहीं बननी है गुणा में, ठीक है। तो हम लोग को सीधे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ ऐसा माइंडसेट करना पड़ेगा इसमें, जिससे हमारा क्वेश्चन सीधे से हो जाए, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों, तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1, ये तो हमारा क्वेश्चन है,
ठीक है। हम इसमें कुछ ऐसा चेंजेस करें, उस चेंजेस को हटाने पर हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो हम लोग ऐसा चेंजेस क्या कर सकते हैं, इसमें एक एक्स स्क्वायर प्लस कर दो और एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है। अगर हम लोग को क्वेश्चन दोबारा से उसी रूप में लाना होगा तो प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, क्वेश्चन हमारा उसी रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं एक्स की पावर 4 तो हमारा है, ठीक है। एक्स की पावर है, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। और हमारा प्लस का बचा 1, प्लस का बचा 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर। ये चेंजेस हम लोग क्यों कर रहे हैं, अगर आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोगों ने तैयार कर लिया। इसको हम करेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा प्रथम पद गुणा द्वितीय पद, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स की पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। यही आने वाला और यही हमने इसी फॉर्मेट में इसको ला चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इतने का, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, जो मैंने आप लोग को करके दिखाया। इधर हमारा हुआ एक्स स्क्वायर। अब हमारा क्या मतलब फॉर्मेट बना इसमें, अब हमारा बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को तो गुणनखंड में तोड़ना है, हम लोग उसी फॉर्मेट में सीधे से इसको करते चले जाएंगे। अब हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। ये हुआ हमारा एक पद ए स्क्वायर माइनस का निशान, ये हुआ हमारा बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए। तो इस फॉर्मेट में हम लोग को इसको तोड़ना है, ठीक है दोस्तों। इस फॉर्मेट में जब हम तोड़ेंगे तो हमारा पहला पद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और बी स्क्वायर की जगह पर हमारा है एक्स, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह पर हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का हमारा बी की जगह पर हमारा है एक्स स्क्वायर नहीं दोस्तों, फार्मूले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी लगाना है, तो यहाँ पर लगाएंगे एक्स, ठीक है। एक ही हमारे गुणनखंड आ गए, दूसरे आ गए हमारे ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस बी की जगह पर हमारा है एक्स माइनस का बी की जगह पर हम लोग कर देंगे यहाँ पर एक्स, ठीक है, एक्स। तो यही हमारे गुणनखंड निकल कर आ गए, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। हमसे गुणनखंड करवा रहा है सीधे से, तो हम लोगों ने गुणनखंड निकाल दिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया दोस्तों, मानचित्र का स्केल दिया दोस्तों, एक अनुपात दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मानचित्र में मानचित्र का स्केल जो दिया है वो दिया है 1:10,000 का दिया है, ठीक है। मानचित्र पर जंगल को 10 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर की आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। मानचित्र है, उसमें कोई जंगल दिखाया गया 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर की आयताकार क्षेत्र के रूप में। कोई जंगल दिखाया गया होगा दोस्तों, तो एक कोई 10 सेंटीमीटर होगा, एक 100 सेंटीमीटर होगा, तो किसी कहीं ना कहीं एक आयताकार होगा, ठीक है। क्वेश्चन ने बोल भी दिया आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया। आयताकार क्षेत्र मतलब यहाँ से अगर हम चाहें तो इसका क्षेत्रफल अब आसानी से निकाल सकें। क्षेत्र तो ही है, पूरा क्षेत्र जो घिरा हुआ होता है वही उसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्र के रूप में दिखाया गया। इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में ज्ञात करो दोस्तों। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है। किलोमीटर में पूछता तो सेंटीमीटर से सीधे किलोमीटर में डिवाइड कर देते, लेकिन किलोमीटर स्क्वायर में पूछा है। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां पर हम लोग गलती करते हैं और यही हमसे पूछना चाहता है, इसी को फंसाता है। किलोमीटर स्क्वायर दिया है, अगर किलोमीटर में पूछता तो हम एक बार किलोमीटर में चेंज करते, लेकिन किलोमीटर स्क्वायर में दिए पूछ रहा है तो हम लोग को 2 बार किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। यही इसका क्वेश्चन का मतलब एक तरीका है, इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, एक आयताकार जंगल तो ये, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कहीं ना कहीं हमारी दे रखी है 100 और चौड़ाई कहीं ना कहीं हमारी दे रखी है 10, ठीक है, 10, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि हम लोग को एक कंडीशन पहले भी ऊपर दे चुका है, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्या दे रखा है, मानचित्र का स्केल जो दे रखा है 1:10 दे रखा है 10,000 के, तो 100 अनुपात कितने के बराबर होगा, इसको भी तो 10,000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 10 अनुपात भी हमारा 10,000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि 1 अनुपात उन्होंने 10,000 के बराबर दे रखा है और ये हमारी लेंथ दे रखी है, ये हमारी लेंथ दे रखी है, ये हमारी विड्थ दे रखी है। लेंथ विड्थ में भी तो हम लोग 100 में और 10 में वही 10,000 का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, जब ये हमारा सही से बैठेगा, ठीक है। अब हम देखें, यहाँ से तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, किस में निकलेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में निकल जाएगा, ठीक है। अब सेंटीमीटर में एक मतलब किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो आप लोग को किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। 6th-7th स्टैंडर्ड में ये लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो किलोमीटर,
हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, ठीक है। 1 लाख, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख, ठीक है। जब 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, ठीक है। 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो ये तो हमारा किलोमीटर में चेंज हुआ कहीं ना कहीं, ये हो गया हमारा किलोमीटर में चेंज, ठीक है। अब हम लोग को करा रहा है किलोमीटर स्क्वायर में चेंज, तो कहीं ना कहीं हम उससे दोबारा 10 लाख से हम एक बार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 1 लाख से हम लोग को दोबारा मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं 3 0 3 2 5 3 0 3 2, तभी तो हमारा किलोमीटर और किलोमीटर मिलकर किलोमीटर स्क्वायर का निर्माण करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को ऑप्शन किलोमीटर स्क्वायर में मतलब आंसर पूछ रहा है, हम लोग को किलोमीटर स्क्वायर में इसको लेकर चलना है, ठीक है। पहले सेंटीमीटर में था, 1 लाख से मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करा उसको, छोटी से बड़ी भुजा बना रहे हैं, छोटी से बड़ी चीज बना रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, बड़ी से छोटी बनाते हैं तो सीधे से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 लाख से जब हमने करा तो किलोमीटर में बढ़ा, लेकिन हमें आंसर चाहिए किलोमीटर स्क्वायर में, तो 1 लाख से और गुणा कर देंगे, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आसानी से सॉल्व कर, सारा कुछ ऊपर गुणा में है, सारा कुछ नीचे गुणा में। अगर हम लोग ध्यान से देख 0 पॉइंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो ऊपर हैं, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 जीरो नीचे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सारे जीरो कंप्लीट कट चुके हैं। क्या बचा है हमारा? 10। क्या पूछ रहा है? इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में, तो ये हो गया 10 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से किलोमीटर स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। जब केवल किलोमीटर में पूछता तो केवल 1 लाख से डिवाइड कर देते, जब किलोमीटर स्क्वायर में पूछा है तो 1 लाख से 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन है कोई भिन्न 5/8 के तुल्य है। तुल्य का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, तुल्य का मतलब होता है समान, ठीक है। समान, तुलनात्मक, ठीक है। तुलनात्मक है, समान है, ठीक है। कोई भिन्न 5/8 के समान है। इसके अंश और हर का योग 91 है, ठीक है। अब 91 है अंश और हर का योग, तो पूछ रहा है हर और अंश का अंतर ज्ञात करो। तो क्वेश्चन को यहां से हम लोग उठाएंगे, इसके अंश और हर का योग, माना अंश, ठीक है, माना अंश, दोनों का योग 91 दे दिया, तो एक चीज हम लोग मान लेंगे। तो अंश जब हम लोगों ने x मान लिया तो हर हमारा कितना हो जाएगा? 91 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का होने वाला है। दो संख्याओं का योग 91 है, एक संख्या x मान लिया, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए उस 91 में से वो एक संख्या घटा देंगे, तब हमारा वही निकल आएगा। तो हमारा हर निकल आया इतना। अब क्या दे रहा है? कोई संख्या इसके तुल्य है, तुल्य मतलब समान है, तो सीधे से हम रख देंगे इसका अंश और हर। अंश और हर कितना हो गया? 91 माइनस x, इसके बराबर। कोई संख्या किसके समान है? 5/8। 5/8 जो है कोई भिन्न जो 5/8 के तुल्य, ये भिन्न हम लोगों ने निकाली जिसका योग 91 था, और ये 5/8 के समान है, मतलब तुल्य है, ठीक है। इसको समान रख दिया। इसको हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तभी हमारा अंश और हर आसानी से निकल जाएगा। 8x निकल कर आ गया हमारा 8x, यहाँ से हो गया 5 एकम 5, 5 नेम 45, ठीक है। 455 माइनस 5x, ठीक है। 5 नेम 45, 450, 5 एकम 5 55, 8x है यहाँ पर, ये माइनस का है, इस साइड आकर हमारा हो जाएगा 5x प्लस का, ठीक है। तो बराबर के दूसरी साइड जाते हैं, साइन परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। 8 और 5 कितने हो जाएंगे? 13x होगा यहाँ पर, ये 13x बराबर हो गए 455। 13 से अगर हम लोग देखें सीधे कटने वाला होगा तो कट जाएगा, 13 3 39, 6 45, 13 5 65, कट जाएगा 13 3 39, ठीक है। बचे 6 45 हो गए, 65 हो गए, 6 और 5 65 हो गए, 13 5 65। एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ गई यहाँ पर 35, ठीक है। क्या पूछ रहा है? तो इसके हर और अंश का अंतर, हर कितना है इसका? हर है 91 माइनस x, ठीक है। हर और अंश का अंतर, ठीक है। हर और अंश का अंतर, तो हर में से अंश घटा देंगे, माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा? इसका अंतर पूछ रहा है, ठीक है। हर और अंश का अंतर पूछ रहा है। हर और अंश का अंतर कितना आने वाला है? माइनस x, ठीक है। माइनस का 2x हो गया, तो ये हो गया हमारा 91, माइनस का 35 और माइनस का 35, माइनस 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 के 35 और माइनस के 35, माइनस के 70 हो गए, ठीक है दोस्तों। 70 20 90 और 1 91, 21। इसका हर और अंश का अंतर हमारा आ गया 21, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना होनी चाहिए दोस्तों। इसका हर इतना है, 91 माइनस x है,
हर है और अंतर पूछ रहा है हर और अंश का, तो अंश इसमें से घटा देंगे, माइनस एक्स घटा दिया, 91 माइनस 35, एक्स की वैल्यू है 35, 35 माइनस 35, 35 35 70 हो गया माइनस का, 91 में से 70 घटाया 21 आया, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या n को 2 गुना करके उसमें y जोड़ा। सबसे पहले संख्या n जो थी, कोई संख्या n थी, कोई संख्या n है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है कोई भी जो संख्या है वो है n, संख्या n को 2 गुना करके उसमें y जोड़ा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, 2n करके उसमें हमने क्या जोड़ा, y जोड़ा। y जोड़ा था परिणाम को 2 से भाग करके, है जो भी परिणाम आया, परिणाम इसका जो भी आया उसको 2 से भाग किया। ठीक है, 2 से भाग करके उसमें वास्तविक संख्या n को घटा दिया। इस पूरे मतलब जो संख्या बनी इसमें से वास्तविक संख्या जो थी हमारी संख्या जो हमने n मानी थी उस n को घटा दिया। अब पूछ रहा है तो अंतिम परिणाम ज्ञात करो, तो अंतिम परिणाम इसका पूछ रहा है, इसको ज्ञात करो। तो अंतिम परिणाम इसका ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 0 के बराबर अगर हम लोग रख दें, 0 के बराबर भी ना रखें दोस्तों। ठीक है, 0 के बराबर ना रखें, 0 के बराबर रखने का कोई मतलब भी नहीं है, इसको बटे 1 कर दो। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं दोस्तों, नहीं तो हमारा कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत होने वाली। ठीक है, इसके सामने ही ले लेते हैं। इसका एलसीएम लिया हमने 2 आया, एलसीएम ले लिया हमने, इसका बटे में 1 करके 2 आया, 2 एकम 1 को जब उससे भाग करेंगे तो 2n प्लस y हमारा वैसे के वैसा ही आ जाएगा। माइनस का हमारा कितना आया, 1 दूनी 2, 2n एकम 2n। ठीक है, तो हमारा क्या आने वाला है, 2n माइनस का 2n प्लस का कट गया, सीधे से आंसर हमारा कितना आया, y बटा 2, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में यही दे रखा है और यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बस क्वेश्चन के हिसाब से सेट करते चले जाओ और फिर बाद में उसको सॉल्व कर दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, सीधे से बहुफलक में पूछ लिया, फलक 6 हैं, शीर्ष 8 हैं, तो किनारे कितने हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ लिया, तो मैं आप लोग को सीधे से इसको समझा देता हूँ, आप लोग को सीधे समझ आ जाएगा। फलक जब 6 दे रखे हैं दोस्तों, फलक जब 6 दे रखे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान देंगे तो लूडो का जो पासा होता है दोस्तों उसमें 6 फलक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक फलक पर उस पर कोई ना कोई नंबर पड़ा होता है, 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को उसको ड्रा करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके का होता है, घन के आकार का होता है लूडो का पासा। ठीक है, अब इसमें पूछा है 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक तो होते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। ठीक है, 6 फलक हो गए। शीर्ष कितने होते हैं, 8 पूछा है, शीर्ष दे रखे हैं 8 होते हैं। जब शीर्ष 8 होंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं शीर्ष 8 होते हैं तो एक, ठीक है, शीर्ष मतलब कोने। ठीक है, किनारे, शीर्ष मतलब कोने 8 होते हैं और किनारे अलग होते हैं, शीर्ष अलग होते हैं, किनारे अलग होते हैं। शीर्ष मतलब कितने दे रखे हैं, 8। आप लोग देखेंगे एक ये है 2, एक ये है 3 4, इस साइड के 4 हो गए, 5 6 7 8, इस साइड के 4 हो गए। ठीक है, 4 और 4 कितने हो गए, 8 शीर्ष हो गए, शीर्ष हो गए 8, फलक हो गए 6। एक फलक ये है इस साइड का, 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 2 3 4 फलक हो गए। ठीक है, ये फलक है इस साइड का। ठीक है, एक फलक है नीचे का, ठीक है, और एक फलक है ऊपर का। ठीक है, 6 फलक हो गए और 8 शीर्ष हो गए। अब पूछ रहा है किनारे कितने होंगे, किनारों की संख्या अगर हम काउंट करेंगे दोस्तों, किनारे कितने होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इस वाले में देखें, जो हमारा ये वाला पोर्शन है। ठीक है, एक ये वाला पोर्शन है और एक हमारा ये नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है, और ये हमारा अलग अलग पोर्शन देख लेते हैं, आसानी से समझ आएगा। ये हमारा इस तरीके का साइड वाला पोर्शन है। ठीक है, और ये हमारा इस तरीके का इस दूसरी साइड वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में देखेंगे किनारे पूछ रहा है, किनारे कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, किनारे कितने होंगे, किनारे अगर हम इस वाले में देखेंगे, ऊपर वाले में, ठीक है, ऊपर वाले में देखेंगे तो 1 2 3 4 किनारे हो गए। ठीक है, 4 किनारे हो गए। भाई हम नीचे वाले में देखेंगे तो 1 2, नीचे वाले में देखेंगे 1 2 3 और 4 किनारे ये हो गए। ठीक है, 4 किनारे इस वाले में हो गए, 4 किनारे इस वाले में हो गए, 4 इसके जस्ट नीचे वाले में हो गए। ठीक है, अब हमारे किनारे कितने बचे, साइड वाला किनारा ये और ये वाले तो हमारे कवर हो गए इन दोनों के साथ में, क्योंकि ये वाला इसके साथ कवर हो गया और ये वाला इसके साथ कवर हो गया। ठीक है, ये वाला इसके साथ कवर हो गया, ये वाला इसके साथ कवर हो गया। ठीक है, और बाकी तो हमारे सब हैं ही। और हमारे अब तो कितने बचे दोस्तों, अब हमारे बचने वाले हैं, कितने हो गए हमारे, कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हो गए दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें तो एक किनारा हमारा ये बचा है, अभी एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है। ठीक है,
तो 4 4 8 और 2 10 और 2 कितने हो गए, 12 किनारे हो गए दोस्तों। यही हमसे पूछने वाला है और इसी में हमको फलक में ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। कहीं लूडो के पासे की बात करें, फलक पूछे, घन पूछे, ठीक है, घनाप पूछे, घनाप में भी अगर ऐसा दे रखा होगा तो उसमें घन में 6 फलक होते हैं, ठीक है, 8 किनारे होते, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं, ठीक है। और यहीं पर बहुफलक ऐसे करके दे देगा। लूडो का पासा जहाँ पर आप लोग का बनता है वहाँ भी आप लोग को ध्यान रखना है, 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया दोस्तों 1957 - A9 बराबर दे दिया 18B8, ठीक है। अंकों ए और बी का योग ज्ञात करो। इसमें एक अंक ये दे रखा है, बी दे रखा है, एक इसमें ये दे रखा है ए, ठीक है। ए और बी का योग ज्ञात करो, ठीक है। हम लोग को इस तरीके से सेट करना है नंबर कि ए और बी का योग ज्ञात करें तो या तो 10 होगा, 15 होगा, 14 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। 14 होगा या तो 12 होगा, ठीक है। हम लोग को इस तरीके से सेट करना है। अगर हम 10 को सेट करेंगे, 10 को हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं कि अंकों का योग 10 आए, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर योग जो आए हमारा 10 है। ऑप्शन हम लोग को यही दे रखे हैं, योग ज्ञात करो, तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। योग करने पर हमारा कितना है, 10 आए, ठीक है। तो 5 और 5 10 ही हो, 5 और 5 10 होता है, 2 और 8 10 होता है, ठीक है। तो 6 और 4 10 होता है, ठीक है। 6 और 4 10 होता है, यही कंडीशन है। इन कंडीशनों के अलावा हमारा और कुछ भी नहीं बन सकता, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन हम लगा कर देखेंगे। ऑप्शन लगा कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ए और बी के दोनों के मान होंगे, ठीक है। अब इसको इसमें सेट करके देखते हैं। जैसे 1957 हमारा दे रखा है, ठीक है, 1957। अगर हम 5 लगाएंगे, एक ही जगह पर 5 लगाएंगे तो 5 और 9 हो जाएगा, 17 में से 9 हो जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचे 14, 14 में से 5 गए, कितने बचे, 14 में से 5 गए 9 बचे, ठीक है, 9 बचे, 14 में से 5 गए 9 बचे। यहाँ पर बचा हमारा 18, ठीक है। तो यहाँ पर 98, 1898, अगर यहाँ पर 1898 की लिखें हम, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 5 लगाने से यहाँ पर हम अगर यहाँ पर हम लोग एक ही जगह पर 5 रखते हैं तो यहाँ पर बी की जगह पर 9 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये तो हमारा लॉजिक कहीं ना कहीं खत्म हो गया, ठीक है। ए और 5 की जगह पर 10 वाला लॉजिक तो हमारा यहीं से सीधे से खत्म हो जाएगा। या तो हम अगर 5 रखेंगे तो यहाँ पर हमें 9 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम 2 और 8 हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर हम 2 रख देंगे तो 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। कहीं ना कहीं 12 का भी फिनिश हो गया, ठीक है। 12 और 2 फिर 14 होने वाले हैं, ठीक है। अगर हम 6 रखेंगे यहाँ पर, अगर हम 6 रखेंगे यहाँ पर तो 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे और 8 और 6 मिलाकर कितना होता है हमारा, 14 होता है, जो कि 10 से बाहर जा रहा है। तो ये तो ऑप्शन हमारा हो गया खत्म, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन हमारा दे रखा है 15। 15 को हम कर सकते हैं 10 + 5, ठीक है, 5 + 10, ठीक है, 8 + 7। इस तरीके से तो कर सकते हैं, जोड़ने पर उनका योग 15 है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 8 रख दें, यानी कि 8 9 रख दें, 17 में से 9 गए, 8 बचे, यहाँ बचे 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए तो 8 बचे, ठीक है। तो 8 अगर यहाँ पर हम 8, 14 में से 6 गए तो 8 बचे। यहाँ पर हमारा आने वाला है 1888, 1888 आने वाला। अगर हमने ए रखा, ए की जगह पर 8 रखा तो बी की जगह पर हमारा कितना 8 आया, और 8 और 8 को दोनों को जोड़कर देखेंगे हम लोग तो हो जाएगा 16, जो कि हमारा ऑप्शन में है 15, ठीक है। तो ये तो हमारा फेल हो गया। 10 5 वाला तो होना नहीं है, 10 5 वाला तो कंप्लीट प्रोसेस हमारा खत्म हो गया, ठीक है। 8 7 वाला देखेंगे, 8 रखेंगे तो 8 बचेगा, 8 7 वाला भी हमारा प्रोसेस फेल हो गया, ठीक है। ये भी हमारा फेल हो गया। अब बचा हमारा 14। तो हमारा 14 में क्या क्या हो सकता है, 7 + 7 14 हो सकता है, 8 + 6 14 हो सकता है, ठीक है। और हमारा हो सकता है 10 + 4 14 हो सकता है, ठीक है। या हम 10 को तो रखने वाले नहीं है, 10 को हम कैसे रख देंगे, सिंगल डिजिट है और यहाँ पर 2 अंकों की संख्या रखी जा रही है, तो 10 वाला तो हम लोग को वैसे ही नहीं रखना है, ठीक है। 8 और 7 को हम लोग सीधे से रख कर यहाँ पर हम लोग 7 रख के देखेंगे। अगर हम लोगों ने यहाँ पर 7 रखे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर एक ही वैल्यू 7 रखी तो 14 में से 7 गए तो हमारे बचने वाले हैं 7। तो 7 और 7 कितने हो गए हमारे, ठीक है। 14 में से अगर 7 गए, ठीक है, अगर एक ही वैल्यू हम लोगों ने 7 रखी, यहाँ पे 17 में से 9 गए, 9 8 17, 8 बचे, यहाँ पे 4 बचे, यहाँ 14 हो गए, 14 में से 7 गए, 7 बचे। एक ही वैल्यू हम 7 रखेंगे तो बी की वैल्यू हम लोग को 7 मिलने वाली है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। और 8 6 हम लोग रख कर देख लें, 8 हम रख कर देखेंगे तो हम लोग का यहाँ पर कितना बचेगा, 14 में 60 गए 6, तब भी हमारा बचने वाला 1957 है,
इसमें से अगर 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, 89 रख देंगे। एक ही जगह पर हम लोगों ने 8 रख दिया। 17 में से 9 गए, 8 बचे। यहाँ भी 14 में से 8 गए, 6 बचे। ठीक है, तो बी की जगह पर हमारा एक ही जगह पर 8 है, बी की जगह पर हमारा 6 हो जाएगा। दोनों को जोड़कर देखेंगे, 8 और 6 हमारा 14 आ गया। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आगे को हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है, हम लोग देखने भी वाले हैं। तो 6 प्लस का 6 वाला कोई ऑप्शन नहीं है। 6 जब आएगा जब 8 रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से 8 और 4, 8 4 वाला ऑप्शन भी नहीं है दोस्तों। 8 रखा था हमने तो 8 ही बचा था, तो 8 4 वाला भी नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो सी बराबर 14, मतलब ए और बी का योग पूछ रहा है। ए और बी का योग 14 होगा, मतलब ए की वैल्यू अगर हम लोग 7 रख दें तो बी की वैल्यू भी हम लोग को 7 रखनी पड़ेगी, तो योग 14 हो जाएगा। ए की वैल्यू अगर हम लोग 8 रख दें तो बी की वैल्यू हम लोग को 6 रखनी पड़ेगी, जब बी योग 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, 42 घनों जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, 42 घन है जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर, इनको एक साथ जोड़ा जाता है, चिपकाया जाता है, चिपकाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, एक घनाभ बनाया। अब घनाभ के आधार का परिमाप जो है 18 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। आधार का परिमाप जब घन बनाया जाता है तो कहीं 1 सेंटीमीटर, तो कहीं ना कहीं उसका घनाभ बनता है। तो इस तरीके से बनता है, जो उसका आधार होता है, आधार का परिमाप होता है, तो कहीं ना कहीं उसका परिमाप जो होता है 18 सेंटीमीटर दे दिया, वो एक आयत का रूप ले लेता है। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना और इस चीज़ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना है। यदि घनाभ के आधार का परिमाप, आधार के परिमाप दे दिया 18 और घनाभ का आधार मतलब आधार जो होगा वो कहीं ना कहीं आयत का काम करेगा। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यहाँ से हम लोग सीधे काट देंगे, 2 × 18। लंबाई प्लस चौड़ाई का योग हमारा कितना मिलकर आया, 9। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई हमारी आ गई 9। अब पूछ रहा है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो घनाभ है, घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए घनाभ का हम लोग को क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। घनाभ का क्षेत्रफल जो होगा 42 घनों के मतलब क्षेत्रफल के बराबर होगा। जब घन की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है तो 42 घनों का क्षेत्रफल जो होगा, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 42 घन है तो 42 बराबर होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल कहीं ना कहीं घनाभ का क्षेत्रफल जो होगा L × B × H। ठीक है, जो बराबर कितने के होगा, बराबर होगा वो 42 घनों के क्षेत्रफल की, जो कि उसका मान होगा 42। ठीक है, प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तो भुजा की घात 3 1 हो गया। दूसरे की भुजा की घात 3 1 उसका हो गया, 1 और 1 मिलाकर 2 है। तीसरे का भुजा की घात 3, तो 1 और 1 2 और 1 3 हो गया। इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो 42 हो जाएंगे। ठीक है, L + B की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, 9 है। ठीक है, और H हमारा दे रखा है और यहाँ पर हमारा है 42। ठीक है, इसको अगर हम काटें तो किस तरीके से कट सकता है दोस्तों। H की वैल्यू हम लोग से पूछिए। H की वैल्यू हम लोग को निकालनी है 9/42। ठीक है, 9 से कट जाएगा 3 एकम 3 चौक 12, 3 एकम 3 3 चौक 14 3 42, 3 3 नहीं दोस्तों, 3 चौक 12, 3 से 3 14, 3 3 9। ठीक है, कितना बचा 14/3। ठीक है, H की वैल्यू हमारी 14/3। इसको हम लोग काट दें, 3 चौक 12 सही 2/3, 3 चौक 12 तो 14/3। और क्या दिया, सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में हम लोग दे देंगे। यही हमसे पूछा है, किसकी ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज PQR में PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कंडीशन दे रखी है, तो ज्ञात करो। कोण Q बराबर है कोण R के, कोण R छोटा है कोण P से, कोण R बड़ा है कोण Q से, कोण Q बड़ा है कोण R से। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग को निकालने। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज को ड्रा करेंगे PQR में किस तरीके से ड्रा करेंगे, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं ये लंबी भुजा है, उसको हम लोग कर लेने वाले हैं। ठीक है, PR ले लेते हैं। ठीक है, PQR। ठीक है, R ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं PQR। तो PR हम लोगों ने ले लिया 6 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है, अब दिया हम लोग को Q बचा, Q बराबर हम लोग ले लेंगे 4 सेंटीमीटर। Q हम लोग ले लेंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहीं ना कहीं दिया हम लोग को QR हम लोग का कहीं ना कहीं होगा 3 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट समझ लो दोस्तों, चित्र यही बनेगा। वैसे हम लोग चाहें तो चित्र ऐसे बना सकते हैं, उससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। PQR। ठीक है, इसको अगर हम 90 डिग्री मान लें तो 90 डिग्री हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि दोस्तों टेम्पलेट्स हमारे 3 4 5 होने चाहिए। 3 4 अगर 6 है तो कहीं ना कहीं वो 90 डिग्री से कोण थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, टेम्पलेट्स मैंने आप लोग को कराए थे 3 4 5 पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर 5 अगर होता तो वो 90 डिग्री का कोण होता, जस्ट यहाँ पर अगर 5 होता तब।
ठीक है। अगर वो 5 नहीं है, वो 6 है, कर्ण थोड़ा सा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री से थोड़ा और बड़ा कोण होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा तिरछा बनाया है। ठीक है। टेम्पलेट्स का यूज आप लोग को बार बार हर जगह करने को मिलेगा, बाई चांस आप लोग को बस सही से याद होनी चाहिए। ठीक है। तो हम लोगों ने ये बना लिया। अब सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। कोण क्यू बराबर कोण आर, कोण क्यू, ठीक है, बराबर कोण आर कैसे हो सकता है दोस्तों? क्या कोण क्यू बराबर कोण आर हो सकता है दोस्तों? क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक कोण है। ये 90 डिग्री कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री से भी अधिक है कुछ ना कुछ। और ये कोण जो है, अगर हम लोग इसको इस आधार पर देखें, अगर हम लोग इसको इस आधार पर देखें तो कहीं ना कहीं ये इधर जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक न्यून कोण का काम कर रहा है। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। कोण क्यू बराबर कोण आर नहीं है। ठीक है। कोण आर जो है छोटा है कोण पी से, कोण आर छोटा होगा कोण पी से। कोण आर कैसे पता लगाएंगे कि छोटा होगा कोण पी से? ठीक है। कोण आर कहीं ना कहीं, इसको अगर हम त्रिभुज को घुमा दें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर दें, तो यहाँ पर हमारा है आर, ठीक है, और यहाँ पर हमारा है क्यू, और यहाँ पर हमारा है पी। कैसे पता लगाएं? कोण आर जो है वो छोटा है कोण पी से। कोण आर अगर ये आधार देखेंगे हम लोग, ये आधार इस तरीके से लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर इसको सीधा करेंगे आधार को दोस्तों, इसको अगर कहीं ना कहीं इधर लाएंगे तो ये भी तो कहीं ना कहीं इधर आएगा ऐसे। तो इस आधार पे ये कोण, ठीक है, 90 डिग्री से मतलब 45 समथिंग कुछ ना कुछ ऐसे आने वाला है। 90 डिग्री से तो बहुत कम होगा। ठीक है। अगर हम अब पी को देखें, पी को अगर हम देखें तो ये हमारा पी जो कोण है, इस आधार पर पी कोण है 90 डिग्री से कम है, लेकिन आर की अपेक्षा में थोड़ा ज़्यादा है, तो ये भी हमारा कोण नहीं होने वाला। ठीक है। कोण आर बड़ा है कोण क्यू से, कोण आर बड़ा है कोण क्यू से, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, ये तो 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है और ये 90 डिग्री से नीचे आ रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा। कोण क्यू बड़ा होगा कोण आर से, कोण क्यू बड़ा होगा कोण आर से, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि कोण क्यू जो है हमारा वो 90 डिग्री से प्लस है और सब कोणों से बड़ा है। ठीक है। तो इस कोण में यही हमारा राइट आंसर होगा, चौथा नंबर, कोण क्यू बड़ा है कोण आर से। ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज एबीसी दे रखा है और त्रिभुज एल एम एन दे रखा है, जिसमें कोई कंडीशन देखी, ए बी बराबर एल एम, ए सी बराबर एल एन, कोण बी बराबर कोण एम, तब त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करवा रहा है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे त्रिभुज एबीसी। ठीक है। त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। ए यहाँ ले लेते हैं दोस्तों, बी यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग त्रिभुज एल एम एन बनाएंगे। त्रिभुज एल एम एन बनाएंगे, जब हमने ए ऊपर लिया है पहला, तो पहला इसमें भी ऊपर लेना पड़ेगा एल एम एन। ठीक है। इस तरीके से हम लोग ले लें, ए बी सी ले लिया, एल एम एन ले लिया। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी बराबर है एल एम के, ए बी जो बराबर है वो है एल एम के। ठीक है। साइड की भुजाएं बराबर हैं। ए सी बराबर है एल एन के, ए सी बराबर है एल एन के। ठीक है। ये बराबर है इसके, तो त्रिभुज हमारे कैसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं त्रिभुज ऐसे ही हो। ठीक है। और कोण बी बराबर है कोण एम के, कोण बी बराबर है, ये कोई कोण है बी, ये कोण बी बराबर है कोण एम के। ठीक है। तो त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात कीजिए दोस्तों। त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करने के कुछ बचा ही नहीं दोस्तों। ठीक है। जब हमारा या तो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे सीधे से, सर्वांगसम त्रिभुज की डेफिनेशन मैंने आप लोग को क्या बताई थी, या तो दो भुजाएं बराबर होंगी, या तो कोई दो कोण बराबर होंगे, या तो कोई दो अंतःकोण बराबर होंगे, या तो कोई दो एकांतर कोण बराबर होंगे। मतलब हर कंडीशन में या तो दो भुजाएं बराबर होंगी या तो दो कोण बराबर होंगे। पहली भुजा ये इसके बराबर हो गई, ठीक है, दूसरी भुजा ये इसके बराबर होगी। हम लोग को कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, दो भुजाएं बराबर है, सीधे से त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे। ठीक है। सर्वांगसम, ठीक है, ऑप्शन मिल जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, समद्विबाहु होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, आप लोग को सीधे कर देना त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन है समलंब का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। ये समलंब का क्षेत्रफल है। समलंब कैसा भी हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, खेतनुमा हो सकता है, कैसा भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो अभी दिया नहीं है। सीधे से दे रखा समलंब का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है 20 मीटर। ठीक है। एक भुजा की लंबाई 35 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। सीधे से दे रखा है समलंब का क्षेत्रफल, हम लोग को यहीं से क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या दे रखा है हम लोग को, 720 मीटर। ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है पहली भुजा, ठीक है, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, और इसके गुणा में दे रखा है, इसके गुणा में होता है हमारा h, मतलब ऊंचाई। ठीक है। पहली भुजा गुणा प्लस दूसरी भुजा और इसके गुणा में ऊंचाई, ये हमारा समलंब का
क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। और समलंब का क्षेत्रफल हम लोग को क्या दे रखा है दोस्तों, समलंब का क्षेत्रफल हम लोग को सीधे से दे रखा है हमारा 720 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल हमारा दे रखा है 720 मीटर स्क्वायर और 1/2 पहली भुजा हमारी दे रखी है 35 मीटर, ठीक है। सेकंड भुजा हम लोग से पूछ रहा है और ऊंचाई जो है, ठीक है, जब दो भुजाओं के बीच की कहीं बात की जाती है ये, तो वो हमारी कहीं ना कहीं ऊंचाई का काम करती है, जो कि हमें दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। ऊंचाई दे रखी है हम लोग को 20 मीटर, तो 2 से काट देंगे 2×20, ठीक है। 2×20 हम लोगों ने काट दिया। अब बराबर के इस साइड सारा कुछ गुणा में बराबर के इस साइड, एक जीरो से बराबर के एक साइड का बराबर के दूसरे साइड का जीरो हम लोग काट देंगे, ठीक है। 2×20 काट दिया, फिर यहाँ पर जीरो, जीरो से जीरो हम लोगों ने काट दिया। सेकंड भुजा हमारी आई प्लस का 35, सेकंड प्लस का 35 बराबर आ गया हमारा 72, यही आने वाला है, ठीक है। सेकंड भुजा यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 72 माइनस 35, 72 माइनस 35 कितना होगा, 12 में से 5 गए 7 बचे, यहाँ बचे 6 में से 3 गए 3। सेकंड भुजा आई हमारी 37 मीटर में है दोस्तों, मीटर। पहली भुजा 35 मीटर, दूसरी भुजा 37 मीटर, ठीक है। आप लोग को इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समलंब का क्षेत्रफल का आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, 1/2 पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा और गुणा में उसका ऊंचाई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, 10 पेन का क्रय मूल्य है 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 10 पेन का क्रय मूल्य, सर क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी, ठीक है। सीधे से लिखेंगे 10 पेन का क्रय मूल्य, ठीक है। 10 पेन का क्रय मूल्य क्या है, 8 पेन के विक्रय मूल्य के मतलब एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। सीधे से हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि 10 पेन का इतना, 20 फिर 1 पेन का निकालें, फिर 8 पेन का निकालें, ऐसा कुछ नहीं। सीधे से हम लोग लिखेंगे 10 पेन का क्रय मूल्य, 10 का क्रय मूल्य कितना है, बराबर है 8 पेन के विक्रय मूल्य के, ठीक है। यहाँ से हम लोग CP अपॉन SP लगा दें, ठीक है। CP अपॉन SP लगा दें, SP को हम लोग इसके नीचे ले आए, ठीक है। यहाँ हमारा कितना बच्चा 8 है और यहाँ पर जो प्लस मतलब इसके गुणा में है, इधर जाएगा तो इसके क्या होगा, बटे में पहुँच जाएगा, ठीक है। और जब अनुपात की बात आती है, बटे में जब कोई संख्या लिखी होती है, जो संख्या जिसके सामने होती है वो उसका अनुपात होती है। CP हो गया हमारा 8 वस्तु, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, 8 में कोई वस्तु खरीदी, SP मतलब 10, मतलब सेलिंग प्राइस 10 में बेची, ठीक है। 10 में बेची के तक क्या हुआ, जब 8 में खरीदी और 10 में बेची तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ होगा, प्लस का 2 का हम लोग का फायदा हुआ, ठीक है। 2 का फायदा हुआ कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा लाभ और हानि निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा 8 और प्रतिशत के लिए गुणा 100, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 4 से काटेंगे 25, ठीक है। तो हम लोग का क्या हुआ, 25% का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या प्लस हुआ या लाभ हुआ, कुछ भी आप लोग को इस तरीके से ऑप्शन मिल सकता है, या तो प्रॉफिट मिल जाएगा या प्लस मिल जाएगा या सीधे लाभ लिखकर मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दिया दोस्तों, आंकड़ों 6, 7, 7, 9, 8, 8, 10, 8 के माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात करो। सबसे पहले इसकी माध्यिका निकालनी है, फिर बहुलक निकालना और उन दोनों का फिर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन दिया होता है, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 6 है। फिर क्या है हमारा 6 के बाद में 7, 7, 2 बार 7 7 है, 2 बार हम लोगों ने 7 7 लिख लिए। अब 7 के बाद में क्या है हमारा 8 8 8 8 8 8, तीनों हमारे 8 आ गए। 8 के बाद हमारा क्या है, अब आया हमारा 9, अब आया हमारा 10, ठीक है। ये हमारे आंकड़े हैं। अब इसकी माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर कितने हैं, n बराबर 8 है। n बराबर 8 है पदों की संख्या और तो दे रखी सम, ठीक है। n बराबर 8 पदों की संख्या दे रखी सम। जब सम संख्या दी होती है, n बराबर जब सम दी होती है तो हम लोग निकालते हैं माध्यिका, मीडियन निकालते हैं, n/2 पद, ठीक है। n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, ठीक है। n प्लस 1/2 पद, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद डिवाइड बाई 2, ठीक है। जब n बराबर हम लोग को विषम दे रखा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसलिए हर क्वेश्चन में आप लोग को बताता हूँ जब भी क्वेश्चन आता है। तो माध्यिका निकालते हैं हम लोग n प्लस 1/2 पद, ठीक है। जब विषम आती है तो हम लोग तो सिंपली इससे निकाल देते हैं। जब सम आती है तो सम के लिए या तो हम ये फार्मूला लगाएं, ठीक है। सम के लिए या तो ये इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लगाएं, या हम लोग क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट हैं,
1 2 3 4, इधर से चौथा ये है 1 2 3 4, इधर से चौथा ये है। 8 को हमने 4 4 में डिवाइड कर लिया। 4 4 में डिवाइड करने के बाद में इसका मिड ये है, इधर से इसका इन दोनों इसका इधर का मतलब मिड इसके बाद आएगा, इधर का मिड इसके बाद आएगा। तो जो मिड नंबर है दोनों, इन दोनों नंबर को हम लोगों ने जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आया हमारा 16/2 बोले तो 8। तो माध्यिका हमारी इस तरीके से 8 निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से लगाएंगे तब भी हमारी 8 ही निकलेगी। माध्यिका आ गई। अब हम लोग को निकालना बहुलक। बहुलक मतलब बार बार आने वाला रिपीटेशन नंबर। बार बार आने वाला नंबर हमारा क्या है, इसमें 8 है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना माध्य। माध्य निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, एक हमारा माध्यिका है और एक हमारा मतलब माध्यिका है और एक हमारा बहुलक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, एक पद ये है एक पद ये है, तो ये हो गया 2। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या 16/2, तो यह आ गया हमारा 8। ठीक है, तो हमारा माध्य भी आ गया 8। ठीक है, माध्यिका हमारी 8, बहुलक हमारा 8 और माध्य भी हमारा 8। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक गतिमान कार प्रातः 8 बजे 36,540 किलोमीटर तथा 10 बजे 36,660 किलोमीटर चली। ठीक है, प्रातः 8 बजे तक वो 36,540 किलोमीटर चली और 10 बजे तक वो 36,660 किलोमीटर चली। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर आसमान गति से चले तो औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है, हम लोग को ये देखना है, प्रातः 8 बजे चली वो, 8 बजे चली वो 36,540 किलोमीटर। ठीक है, 36,540 किलोमीटर और 10 बजे तक वो चल गई 36,660 किलोमीटर। अंतर कितना हुआ, इधर अंतर हुआ 2 घंटे का और इधर अंतर हुआ 2 घंटे का। 36,000 में से इसको हम घटा देंगे 0, 6 में से 4 गए 2 बचे, 6 में से 5 गया 1 बचा, इधर बचा हमारा 120। ठीक है, 2 घंटे में चली 120, तो 1 घंटे में हमारी कार चली होगी मतलब 60 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में चली होगी 60 किलोमीटर। अब क्या देख रहा है कि औसत चाल ज्ञात करो, मतलब औसत हमें समय मिल गया 1 घंटे का। ठीक है, दूरी मिल गई हमें 120 किलोमीटर, समय मिल गया 2 घंटा। अगर 1 घंटे की चाल पूछ लेता तो 160 किलोमीटर आ जाता। ठीक है, औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना है, औसत दूरी। ठीक है, औसत दूरी बटे औसत समय हम लोग यही लगाते हैं। औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, जब औसत जुड़ जाता है तो औसत दूरी बटे औसत समय, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। तो औसत दूरी हम लोग की कितनी तय की थी 2 घंटे में, 120 किलोमीटर की, और औसत समय हमारा कितना था 2 घंटे था। ठीक है, और 2 घंटे था, तो औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, 2 से सीधे 60 को काट दिए, जो मैंने आप लोग को यहाँ निकाला था। तो औसत चाल आ गई हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो चाल चल रही थी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। काफ़ी लंबा लेक्चर हुआ दोस्तों, लेकिन एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, मैंने आप लोग को शुरू में एक बात की थी, हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक से हर सेट में हम लोग को एक क्वेश्चन मिल रहा है। सेकंड हम लोग देखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज वाला हर सेट में हम लोग को क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, सर्वांगसम वाला। तीसरा हम देखेंगे कि हम लोग को दशमलव और भिन्न वाला क्वेश्चन हर सेट में मिल रहा है। ठीक है, दशमलव और भिन्न वाला। ठीक है, चौथा हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन हम लोग को लाभ और हानि से भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एनालिसिस करा करिए दोस्तों क्वेश्चन की, किस तरीके से कौन से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी चाल समय दूरी वाला, ये क्वेश्चन भी हम लोग को बार बार देखने को मिल रहा है, चाल समय और दूरी वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग को बार बार देखने के लिए मिल रहा है, और अलजेब्रा से भी हम लोग को डेली क्वेश्चन हम लोग को हर सेट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को इससे एनालिसिस कीजिए और आप लोग को पता लगेगा कि किस सेट से हम लोगों ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उस टॉपिक को आप लोग का टॉपिक कमजोर हो तो उसको आप लोग मेरे चैनल पर जाकर, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें से जाकर आप लोग कवर अप कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोग को समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में अगले किसी सेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।